माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो वहां देखे होंगे आपने, रिलायंस के पेट्रोल पंप कितने हजारों की संख्या में, सब पर ताला लटका था, कोई चल नहीं रहा था। ये ताकत होती है अम्बेडकरवादी सरकार की। ये बहन जी की ताकत थी, उसने कहा कि हम रिलायंस के पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश के अंदर चलने नहीं देंगे, और वो 5 साल तक ताला लटका रहा। तो एक तरफ वो लोग जो आज की तारीख में इस देश की सरकार को चला रहे हैं, वही लोग 2007 से और 12 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उनके पेट्रोल पंप का ताला नहीं हटा। पूंजीवादी कोई कितना भी बड़ा हो, अगर अम्बेडकरवादी से टकराएगा तो उसका हश्र ये होगा, ये ध्यान रखना। SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज को नेताओं को मजबूत करें जो सही मायने में अम्बेडकरवाद को जानते हो और अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चल करके इस मुल्क की सत्ता पर काबिज होकर के अम्बेडकरवाद को स्थापित कर सकते हो। ऐसे लोगों की जरूरत है। पहला आदमी भारत का जिसने खुले मन से कहा था मैं राजनीतिक आरक्षण का विरोध करता हूं, ये खत्म होना चाहिए। ये कम से कम 131 सांसद और 1044 विधायक जब चुनकर के जाना बंद होंगे तो हमें ये संतुष्टि रहेगी कि हमारी आवाज उठाने वाला वहां कोई है नहीं, काम खत्म है। कम से कम ये गधे सुन करके जीत के जाना बंद हो जो जा रहे हैं और चुप बैठे काम उसी के साथ में। लेकिन परेशानी कब हुई? परेशानी तब हुई कि जब कांग्रेस और बीजेपी से नाराज होकर के वोटर तीसरा विकल्प ढूंढने लगा, तो उसका उदाहरण ये हुआ, उसका फल ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। तो बीजेपी को दिक्कत हुई। अभी तक तो ये था कि कांग्रेस से नाराज होते थे तो बीजेपी में जाते थे, बीजेपी से नाराज होते थे तो कांग्रेस में जाते थे। लेकिन अब लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज होने के बाद में वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे निम्न जाति की आने वाली महिला, हमारी सबकी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, तो बीजेपी और कांग्रेस और RSS तीनों के पेट में दर्द हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, यानी वो वंचित समाज मुख्यमंत्री बन गया जिसको कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास से गुजरने के लिए रास्ता नहीं था, वो लोग मुख्यमंत्री बने। बिहार के अंदर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार आपने देखा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ये RSS बीजेपी और कांग्रेस की समस्या है। अब आप कहेंगे कि मैं आपसे ये बात कह क्यों रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब RSS बीजेपी को ये लगा कि लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज होने के बाद में तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी चतुर और चालाकी से तीसरा विकल्प अपना तैयार किया जिसका नाम है केजरीवाल। बात अगर समझ में आ गई हो तो बताएं मुझे, बात समझ में आ गई आपके? उन्होंने तीसरा विकल्प अपना ही तैयार किया। वो नहीं चाहते कि लोग कांग्रेस और बीजेपी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें, JDU को वोट दें और अन्य किसी राजनीतिक दल को वोट दें। वो नहीं चाहते और उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको तीसरा विकल्प चाहिए, तुम कांग्रेस से नाराज हो, तुम बीजेपी से नाराज हो, तो तीसरा विकल्प भी लो। ये बात तो तुम्हारी करेगा लेकिन कच्चा इसका खाकी जिसका नाम है केजरीवाल। वो पहले दिल्ली में तैयार हुआ, अभी पंजाब में फिर सरकार बना ली और अभी आपने देखा कि किस प्रकार से दूसरे प्रदेशों में वो जा रहा है। यानी कि बीजेपी और RSS ये चाहते हैं कि अगर आपको हमसे नाराजगी है, कांग्रेस से नाराजगी है, तो आप जाइए तीसरे विकल्प के रूप में भी हमारे छोटे वाले भाई को यानी RSS के छोटे रिचार्ज को स्वीकार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनका विपक्ष हो सकता है, उनका पक्ष हो सकता है, उनका तीसरा भी विकल्प उन्हीं का हो सकता है, तो फिर समाजवादी का प्रधानमंत्री और फिर अम्बेडकरवादी का विपक्ष क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके लिए काम करने की जरूरत है। हमको हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है साहब। उनके यहाँ एक आदमी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा नहीं है कोई। बहुजन समाज के लोगों से बात करोगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो 50 नाम आ जाएंगे। अब 50 तो नहीं बन सकते, कुर्सी तो एक ही है। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये है, तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी हार का कारण मैंने बताया कि हम बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी मांगे और हमारे हर आदमी के जेब में विजिटिंग कार्ड, उसमें एक संगठन, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारी हार का कारण है। संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगठन के साथ साथ हमारे पीछे लोग कितने, ये महत्वपूर्ण विषय है। मुझसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरा नाम ये है, जानते हो मुझे? मैं तो नहीं जानता। कि हम आपके वीडियो बहुत देखते हैं, मैं धन्यवाद उसके लिए, शुक्रिया। कि मेरा ये संगठन है, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कहाँ रहते हो? कि 5 नंबर गली में। 5 नंबर गली के पूरे आदमी नहीं जानते उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने संगठन का। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी को हराने की, नहीं हार सकते। एक बार दोनों हाथ खोल करके ताली बजा दो हमारे बीच से प्राचा साहब जो बजा ले रहे हैं।
लेकिन लोग जाए ना, क्योंकि अभी मैं हूँ और मुझे सुनना है तुम्हें, और मैं 1100 किलोमीटर से चल के आया हूँ, तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें कुछ सुना के जाऊँगा। तो बैठे, राजा साहब जा रहे हैं, उनकी यात्रा मंगल में हो, सर इतवार में हो, संडे में हो, आज संडे, हाँ संडे ना, संडे में हो, संडे में हो, मंगल में 2 दिन लेट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों का, और पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी। मुझसे जब डॉक्टर साहब ने संपर्क किया था इस विषय को लेकर के कि समाजवादी से प्रधानमंत्री और विपक्ष से अम्बेडकरवाद से विपक्ष का नेता, तो मुझे लगा कि ये कैसा अटपटा सा विषय है। मैं देश भर के हजारों प्रोग्रामों में भाषण देने के लिए गया अब तक, लेकिन ये विषय मैंने पहली बार सुना कि समाजवाद या समाजवाद से देश का प्रधानमंत्री और अम्बेडकरवाद से देश का विपक्ष। अब तक हम लोग यही सुनते रहे कि इस देश के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% बहुजन समाज हैं, उन लोगों को सत्ता में स्थापित करना, उन 15% लोगों को खदेड़ना, ये हमने अब तक सुना था। लेकिन पहली बार सुना कि विपक्ष भी अपना हो और पक्ष भी अपना हो। तो मैंने इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन किया और मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है वो एक उदाहरण के साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा कर रहा हूँ। इस देश के अंदर सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, आप तमाम लोग जानते हैं। कई दशक तक उसका मुल्क पर राज रहा। उसके बाद वर्तमान में बीजेपी राज कर रही है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को पढ़ा तो जो मुझे महसूस हुआ वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, और शायद आज का जो विषय है उस पर बोलने के लिए ये उदाहरण काफी रहेगा। जब कांग्रेस RSS ने बनाई और उसके बाद बीजेपी RSS ने बनाई, दोनों RSS नहीं बनाई है, मैं गलत तो नहीं हूं। एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा दोनों हैं RSS के ही। जब कांग्रेस से वोटर नाराज होकर जाता तो बीजेपी में चला जाता था, जब बीजेपी से नाराज होता था तो कांग्रेस में चला जाता था। तो RSS को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वोट वहीं जा रहा है जहां वो चाहता है। कभी कांग्रेस से नाराज होता है तो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से नाराज होता है तो कांग्रेस में चला जाता है। तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने जो रास्ता बताया आपको, उनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, कवि आदमी हूँ, कविताएं लिखता हूँ, आपकी खबर जन जन तक पहुंचाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। हम तो पत्रकार आदमी हैं। नीरज भाई बैठे, हम लोग कितने संघर्ष से देश भर में जाकर के इस वंचित समाज की आवाज़ को, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यह हमें मालूम है और आप तमाम लोग देखते हैं। लेकिन किस प्रकार से जो हमारा मेन उद्देश्य है, जिसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, 2024 में बीजेपी को आने से कैसे रोका जाए, वो RPI माध्यम हो सकता है। शायद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आए, सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए RPI के? नहीं आए, आना चाहिए था उनको, उन्होंने हम बुला लिया, वो खुद गए हुए, गलत बात है, उनको आना चाहिए था। तो ये सोचने का विषय है कि तमाम वो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो बैनर RPI का हो सकता है, जैसा उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी सीट SC की है, इतनी ST की, इतनी बीजेपी के पास है, इतनी अन्य लोगों के पास है। जो लोग सेकंड रनअप थे उनसे बात की जा सकती है, उनको समर्थन दिया जा सकता है और उनको जिता करके लाया जा सकता है। और जो हमारे पूर्व में वक्ता महमूद प्राचा साहब बोल करके गए अभी कि अगर 50 लोग भी ईमानदार हमने जिता करके भेज दिए तो हम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका कॉलर पकड़ करके ये कह सकते कि तुम्हें ये नहीं ये करना है। जरूरत है 50 ईमानदार MPs की जीत कर जिता करके वहां भेजने की। अब एक सवाल और उठता है, वो सवाल ये उठता है कि मोदी जी की जीत का मंत्र क्या है। हालांकि बहुत सारी बात उस पर हो गई। आप किसी
किसी प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार चल रही है और पूरे मुल्क में जो उनकी सरकार चल रही है उसका वोट ऑफ परसेंटेज निकाल करके देख लीजिए कितना वोट मिला है, तो आप महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि साहब 40% के आसपास अधिकतम, बहुत ज्यादा जानो तो 40% के आसपास अधिकतम। 60% वोट तो अभी भी विपक्ष के पास है। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि ये 60% इकट्ठा नहीं हो सकते, ना मैं इनको इकट्ठा होने दूंगा, और ये जो 40% है ये मेरा अधिकतम है, मैं कितनी ताकत लगा लूं, इससे ज्यादा मैं 40 से 41 इसको कर नहीं सकता। तो जरूरत है 60% को इकट्ठा होने की। हमने तो 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रयास किया था कि सपा बसपा दोनों साथ में आ जाए, आए भी, चुनाव भी लड़ा गया, रिजल्ट आपके सामने, कम से कम 15 तो आई, अन्यथा वो 15 भी नहीं आती, क्योंकि हम लोग बिखर जाते। और बिखरने का परिणाम आपने 2022 के चुनाव में देखा कि हम लोग एक सीट पर रह गए, और जो दूसरी सीट पार्टी को हमने वोट दिया समाजवादी को, वो 100-125 पर सिमट गई, सरकार फिर भी उन्हीं की बनी। यानी अगर सपा और बसपा के दोनों के वोट को इकट्ठा कर दिया जाए तो वहां योगी जी हार जाएंगे। वोट हमारे पास है, जरूरत है हमें मुख्यमंत्री बनने का त्याग करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगी, अखिलेश बनेगा, और अखिलेश को ये कहना पड़ेगा मैं नहीं बनूंगी, बुआ जी बनेंगी या बहन जी बनेंगी। ये जिस दिन त्याग हम लोग कर लेंगे आरएसएस और बीजेपी की तरह कि मोदी जी ये कहे कि अडवाणी जी नहीं बनेंगे, मुरली मनोहर जोशी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जिस दिन हमारे अंदर इतना त्याग होगा उस दिन हम इस देश का प्रधानमंत्री बना लेंगे, और गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेंगे, ये गारंटी है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यही तो है, यही हम कर नहीं पा रहे। अभी यहाँ सामंतवाद की बात की गई, पूंजीवाद की बात की गई। महमूद पराचा साहब ने कहा, पासा साहब ने उस पर बोला, जब सरकार अम्बेडकरवादियों की होती है ना, तो ये जितने बड़े पूंजीवादी हैं ये सब धरे रह जाते हैं। एक उदाहरण के साथ आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत की, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो वहां देखेंगे आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप कितने हजारों की संख्या है, सब पर ताला लटका था, कोई चल नहीं रहा था। ये ताकत होती है अम्बेडकरवादी सरकार की। ये बहन जी की ताकत थी, उसने कहा कि हम रिलायंस के पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश के अंदर चलने नहीं देंगे, और वो 5 साल तक ताला लटका रहा। तो एक तरफ वो लोग जो आज की तारीख में इस देश की सरकार को चला रहे हैं, वही लोग 2007 से और 12 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उनके पेट्रोल पंप का ताला नहीं हटा। पूंजीवादी कोई कितना भी बड़ा हो, अगर अम्बेडकरवादी से टकराएगा तो उसका हश्र होगा, ये ध्यान रखना। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों को चुन करके भेजें, ऐसे लोगों को मजबूत करें, SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन समाज को नेताओं को मजबूत करें जो सही मायने में अम्बेडकरवाद को जानते हो और अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चल करके इस मुल्क की सत्ता पर काबिज होकर के अम्बेडकरवाद को स्थापित कर सकते हो। ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं राजनीतिक आरक्षण का पासा साहब, डॉक्टर साहब मंच का ध्यान चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। मैं साथ पहला आदमी हूं भारत का जिसने खुले मन से कहा था मैं राजनीतिक आरक्षण का विरोध करता हूं, ये खत्म होना चाहिए। ये कम से कम 131 सांसद और 1044 विधायक जब चुनकर के जाना बंद होंगे तो हमें ये संतुष्टि रहेगी कि हमारी आवाज उठाने वाला वहां कोई है नहीं, काम खत्म है। कम से कम ये गधे चुन करके जीत के जाना बंद हो जो जा रहे हैं और चुप बैठे खामोशी के साथ में।